साथियों, किसी भी देश की इलेक्शन प्रोसेस ही ये इंश्योर कराती है कि वहाँ की डेमोक्रेसी कैसी है। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्शन प्रोसेस से तय होती है। और भारत में जो संवैधानिक बॉडी इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 25 जनवरी 1950 को संविधान के बनते ही आ गया था। और इसको अगर आपको पढ़ना हो तो आपको पार्ट 15 में जाना पड़ेगा। 5 डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाल ही में न्यूज़ में है, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये डिसीजन अपने आप में इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन को और भी ऑटोनोमस बनाएगा और भी पावर्स इलेक्शन कमीशन को आएंगे इसके थ्रू। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे मुख्य आर्टिकल की, वो है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 कहता है कि भारत में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होंगी, जिसके टर्म्स 6 ईयर हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो है वो अभी जो करंट प्रोसीजर था इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का, प्रेसिडेंट किसको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा? चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसको पीएम और उसके मंत्रिमंडल ने जिस व्यक्ति का नाम अनुमोदित किया होगा प्रेसिडेंट को कि ये अमुक पर्सन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, वो पर्सन बनेगा। चूँकि पीएम और उसके शागिर्द मतलब कि उसके मंत्रिमंडल ने ये बात तय करी है कि कौन पर्सन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, इसमें आपको बाइसनेस ज़्यादा दिखेगी इस डिसीजन में, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि देन लेन का कार्यक्रम है। अभी अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया बना दिया गया। अरुण गोयल जिस दिन अरुण गोयल ने VRS लिया यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, उसी दिन के 24 घंटे के अंदर अरुण गोयल जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें आपको कहीं ना कहीं डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। इसी को देखकर बार बार सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दायर किया जाने लगा कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में खामियां हैं। इसके कोई मैकेनिज़्म जो है वो संविधान ने नहीं बताया है कि कौन कैसे इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। तो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के मैकेनिज़्म के तौर पे 2015 में भी एक PIL दायर हुआ था, 2018 में भी PIL दायर हुआ, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट को कि अगर डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है तो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मैकेनिज़्म जो संविधान में अब तक मिस है वो सुप्रीम कोर्ट तय करे, ठीक है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये डिसीजन दिया है कि अब इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट का तरीका जहां PM और उसके मंत्रिमंडल तय करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक हाई लेवल कमेटी बनेगी, उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। इस कमेटी में कौन होगा? इस कमेटी में PM होंगे, अपोजिशन का लीडर होगा या लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ हाउस नहीं है, ठीक है, तो उस समय जो पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, वो उसके मेंबर्स को लिया जाएगा, मेन मेंबर्स को, और इसमें CGI जो है होंगे। इन तीनों के फैसले की बेसिस पे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस जिसके थ्रू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है। इसमें बहुत बार चेंज हुआ। 1950 पे जब संविधान आया था तब उस समय एक ही इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी। लेकिन 1987 में जब उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट और उस समय के इलेक्शन कमिश्नर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा,
तो फिर 2 और नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के तरीके ढूंढे गए। फिर जब नई गवर्नमेंट आई उसने इस बात को 2 और इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करी। 1991 में ये जो 2 और नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, ठीक है, उसको हायरार्कियल बेस दे दिया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के इतना जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग माना गया, और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर थे उनको हाई कोर्ट के जज के समरूप माना गया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी रिटायरमेंट की एज भी 65 वर्ष रखी गई, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनकी रिटायरमेंट की एज जो है वो 62 वर्ष रखी गई। इनमें कहा गया कि हायरार्कियल बेस है इस कि सारे के सारे इलेक्शन प्रोसेस में मेन जो डिसीजन लिया जाएगा 1991 के अकॉर्डिंग कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुपीरियर होंगे, ये जितने सारे इलेक्शन कमिश्नर और भी अपॉइंट हो रहे हैं वो सारे सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में अच्छा खासा अंतर यहाँ पैदा किया गया। लेकिन 1993 में जब फिर से अमेंडमेंट हुआ इसी में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, उन्होंने ये क्या किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं उन दोनों को इक्वलाइज कर दिया गया कि इक्वल अमंग ऑल, ठीक है, कि कोई अंतर नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में। ये सारे लोग डिसीजन जो है वो मेजोरिटी पे तय करेंगे, ठीक है, और इन सारे लोगों की जो रिटायरमेंट है वो 65 वर्ष है। तो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में बहुत धीरे धीरे अमेंडमेंट होके आज ये तरीका आपको देखने को मिल रहा है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा भी 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ये सारे इक्वल हैं। इन यहाँ डिसीजन मेजोरिटी से लिया जा रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इसी इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ पीएम ही नहीं, अपोजिशन के लीडर को भी कंसल्ट किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस से ओवरऑल क्या सामने आता है कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो इलेक्शन मैकेनिज़्म है वो और भी पुख्ता होगा, इलेक्शन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा चीज़ है परसेप्शन, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन। तो फ्री और फेयर इलेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप जो है वो बहुत रिवॉल्यूशनरी है, ठीक है।